हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। इस पाठ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यदि हमें प्रकृति से लगाव होता है तो प्रकृति का प्रत्येक रूप जीवंत दिखाई देता है, अर्थात जीवन से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस पाठ के लेखक नागार्जुन को भी प्रकृति से प्रेम है, इसीलिए इन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटी के रूप में संबोधित किया है, अर्थात इन्होंने हिमालय को पिता और नदियों को पुत्री के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यहाँ उन्हें कौन है? नदियां बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत यानी कि सम्मानित, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक को नदियों की धारा में डुबकियां लगाना माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह ही लगता है। अभी तक लेखक नदियों को एक संभ्रांत महिला की भांति सम्मानित और शांत समझते थे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ इस चित्र में देख रहे हो हिमालय से किस प्रकार दुबली पतली सिकुड़ी हुई नदियों की धारा निकल रही है, जो समतल मैदानों में उतरकर काफी चौड़ी और विशाल हो जाती है। लेखक जब हिमालय के कंधे तक पहुंचे, यानी कि ऊंचाई तक पहुंचे, तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी पतली धाराएं विशाल रूप कैसे हो जाती हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि समतल तक पहुंचते पहुंचते यह लड़कियां हंसते खेलते हुए युवती बन जाती हैं। तो इसीलिए यह कहते हैं कि लड़की या कली को देखकर भी आश्चर्य ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा कि इन नदियों को देखकर, अर्थात लड़की ही युवती बनती है, कली ही फूल बनता है, पर उनको भी देखना उतनी जिज्ञासा नहीं पैदा करती जितना इन नदियों का जन्म से लेकर आगे का सफर उनमें लेखक में कौतूहल या जिज्ञासा पैदा करती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, इसका अर्थ होता है सुंदर पहाड़ी और हरी भरी घाटियां। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये सब पेड़ों के नाम हैं के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं कि ये नदियां कहाँ भागी जा रही हैं, इनको कौन सी मंजिल प्राप्त करना है। हिमालय के रूप में इतने विशाल और महान पिता का प्रेम पाकर भी यदि यह असंतुष्ट है तो इनकी प्यास कहाँ जाकर मिटेगी। सुंदर पहाड़ी और हरी भरी घाटियां इनका घर है, जहाँ रुक कर वह लीला करती है, मौज मस्ती करती है। और जिस प्रकार पिता अपनी बेटियों की शैतानी देखकर सिर ढूंढता है, उसी प्रकार यह बुढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों को देखकर सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, तब पता चलेगा कि चुपचाप खड़ा हिमालय इनके पास और अब रखा ही क्या है, क्योंकि वह अपनी बेटियों को विदा कर चुका है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र
ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी, ये सब नदियों के नाम हैं। आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़ी नदियां हैं और इनके साथ ये सब छोटी बड़ी नदियों का नाम जुड़ा हुआ है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की, यानी कि हिम या बर्फ जब हिमालय के ऊपर पिघलता है तो उसका बूंद बूंद इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। इतना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जो इतना विशाल हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, यानी वह नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने इन नदियों को सिर्फ पहाड़ियों में देखा होगा, वो सिर्फ समतल मैदान में देखा होगा, उन्हें इनकी जीवन यात्रा समझ में नहीं आएगी। पर लेखक को लगता है कि ये नदियां पिता हिमालय की गोद से लड़की के रूप में अटखेलियां करती हुई, खेलती कूदती हुई समतल में आकर शांत हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। फिर समुद्र को अपना जीवन साथी बना लेती है, अपना जीवन सौंप देती है। इसलिए लेखक ने समुद्र को हिमालय का दामाद यानी बेटी का पति कहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। विरही यक्ष, विरही का मतलब हो गया वियोग में तड़पता हुआ, और यक्ष एक अलौकिक प्राणी है जो अब दिखाई नहीं देता है। यह सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही इसका विवरण मिलता है। सचेतन का मतलब होता है जीवन के साथ या जीवंत। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत, जिसमें पत्नी के वियोग में तड़पता हुआ यक्ष मेघ को बेतवा नदी के माध्यम से अपनी पत्नी को या प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए कहा है, यह बात लेखक को इन चंचल नदियों को देखने के बाद समझ में आता है कि शायद महाकवि कालिदास को भी नदियों का जीवंत रूप में देखना पसंद था। इसीलिए तो उन्होंने नदियों से संदेशा भेजने के लिए कहा होगा। काका कालेलकर, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी कि सबकी माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने,
और नीचे जो कविता लिखी हुई है यही लेखक गुनगुना रहे थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता यानी कि सबकी माता। पानी ही जीवन है, पानी के बिना तो इस संसार में कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें या फिर प्रेमिका या पत्नी के रूप में देख लें तो कैसा रहेगा। और उनको लगता है कि ममता का एक और भी धागा है, बहन का। और जब वो एक बार गए थे तिब्बत तो उनका मन थोड़ा नहीं था, तबीयत ढीली थी। तब वह सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे। दोपहर के समय में उन लेखक ने सतलुज नदी के पानी में पैर लटकाए तो नदियों का प्रवाहित जल ने उन पर असर डाला और उनका मन और तन दोनों प्रफुल्लित हो गया। और उन्होंने गाया, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। नदियों को ये बहन कहते हैं कि जय हो सतलुज बहन, तुम्हारी लीला आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मुदित मतलब प्रसन्नता। मेरा मन तुम्हारे पानी में पैर डालने से बहुत ही प्रसन्न हो गया और मन से आलस समाप्त हो गया। मैं तुम्हारा नजर उतारना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम हिमालय की बेटी हो और पिता जैसे बेटियों के लिए चिंतित रहता है और चुपचाप रहता है, वैसे ही हिमालय चिंतित है और चुपचाप है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नदियों के जितने भी प्राकृतिक रूप होते हैं उन पर हिमालय की अद्भुत और सुंदर छाप होती है, यानी कि निशान होता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार कवि ने सतलज नदी को बहन के रूप में देखकर और उनका जय बोला है। हम लोग अब पाठ को समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किस रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने नदियों को बेटी, प्रेमिका और बहन के रूपों में देखा है। दूसरा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के दिल से निकलने वाली बड़ी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के दिल पिघलने से एक एक बूंद इकट्ठा होने से बनी है। वह सुंदर और लुभावनी लगती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो नदियां हमें जल के रूप में जीवन देती है। इसका जल धरती को उपजाऊ बनाती है। सभी प्राणियों के लिए यह अत्यंत कल्याणकारी होती है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पहाड़ियों, बर्फीले पहाड़ों, हरी भरी घाटियों और महासागरों की प्रशंसा की है। तो ठीक है बच्चों, लेख के आगे जो भी एक्टिविटी है उसको आपको पढ़कर करना है और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। यदि आपको यह पाठ और उसका अर्थ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।